हेलो मेरी बच्चा पार्टी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, मोशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर हम अपने टॉपिक पर आ जाएं, ठीक है। फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, ये क्या है, अगर आप मोशन चैप्टर में देखोगे तो व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, हमने ये तो पढ़ लिया कि मोशन क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि मोशन क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस चैप्टर में, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को देखें, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। तो हमने अपनी डेली लाइफ में कितने ही एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ हम फोर्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपको अभी फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है तो भी हमें कोई ना कोई कुछ आइडिया है कि फोर्स क्या होता है। जैसे आप क्या करते हो, स्विच को ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, ये क्या है, हैंडल है, आप इसको ओपन कर रहे हो, डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं हैंडल में। ठीक है, बॉटल है, आप इसे क्रश करोगे तो क्या होगा, फोर्स लगा रहे हो। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बॉल को इस गोल्फ स्टिक से हमें अगर दूर करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये फोर्स कहीं ना कहीं इन फॉर्म में है, या तो ये पुश करने पे हो रहा है, पुल करने पे हो रहा है, या हिट करने पे हो रहा है। ठीक है, हिट का केस तो आप ये देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं पुश और पुल के, हमारी डेली लाइफ में भी हैं। एनसीईआरटी में आपके काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो अगर हम इन चीज़ को यूज़ करके फोर्स की एक डेफिनेशन बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार के बनेगी। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी कि पुश, पुल और हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। सिंपल से हमारी ये डेफिनेशन बन गई। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी लिख सकते हो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए या जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा, तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन पहले हमने क्या पूछा था, हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन था व्हाट कॉजेज मोशन। ठीक है, तो हमने ये पता किया कि फोर्स कॉजेज द मोशन। तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन ये मिला कि मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट्स में मोशन कैसे आता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि आप करते हो ना, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, किक करते हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं अपने पैरों से बॉल को, तो बॉल क्या करती है, मूव करती है, यानी कि उसमें मोशन आता है। ठीक है, इसी तरह जब हम ब्रश करते हैं, हम ब्रश को क्या हाथों से फोर्स लगा रहे होते हैं, आगे पीछे कर रहे होते हैं, यानी कि पुश और पुल कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, मोशन होता है ब्रश में। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स में मोशन होता है वो फोर्स की वजह से होता है, इम्पार्ट होता है। ठीक है, चलिए ज़रा इस एग्जाम्पल पे हम नज़र डालते हैं कि जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार एंड वी हैव अ मैन। ठीक है, अभी अगर ये मैन इस कार को नहीं टच कर रहा है, ठीक है, सपोज़ ये कार ख़राब होके खड़ी हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें इसे चलाना है, हमें इसे मोशन देना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप देख रहे हो ये मैन इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये कार मूव होती है। ठीक है, पहली सिचुएशन ये हो गई। अच्छा, अब इस फोटो में, इस इमेज में आप देखो तो क्या है, यहाँ दो लड़कियाँ क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ठीक है, पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो ये यहाँ क्या है, ये भी फोर्स है। इधर आप देखोगे तो ये पुल का केस है। ठीक है, ये ओके सॉरी, दिस इज द केस ऑफ पुल। ठीक है, एक दूसरे को इधर अपने तरफ खींच रहे हैं और ये यहाँ धक्का दे रहे हैं, यानी कि ये पुश का केस बन रहा है। ठीक है, और ये हिट, या फिर इसको आप हिट भी कह सकते हो, इसे आप पुश भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमने बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो फोर्स का फिनोमेना फुलफिल होने के लिए आपको दो बॉडी चाहिए हैं। ठीक है, वी नीड two objects to interact with each other so that the force come into play. ठीक है, ये चीज़ बहुत important है। So we can say that at least two objects must interact for a force to come into play. यानी कि force के लिए हमारे पास दो bodies का होना is necessary। चलिए अब हमारे पास एक टॉपिक आता है हमारे
बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसको समझने के लिए ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो ये क्या है, एक टेबल रखी है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 रस्सी लगा दी हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, चलिए हम नाम ले लेते हैं रामू एंड शामू। रामू हो गया, शामू हो गया, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों ने सेम फोर्स लगाया, अच्छा अब यहाँ पे समझिए कि फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, न्यूटन जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, न्यूटन। अब देखो अगर रामू ने सपोज 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, शामू ने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस ब्लॉक का क्या होगा? अब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक तो हमारा हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब जो हमारा नेट फोर्स है, नेट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल, जो आपके सारे फोर्सेस मिला के माइनस करके जो भी ओवरऑल रिजल्ट बन रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, 5 न्यूटन इस साइड लग रहा है, 5 न्यूटन इस साइड लग रहा है, तो कैंसिल होके क्या हो रहा है? बेसिकली 0 हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा। अब यहाँ मूव नहीं कर रहा है यानी कि मोशन ही नहीं हो रहा, तो हम साइंस की भाषा में ये कह सकते हैं कि यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है। आप भले ही यहाँ सपोज 5 न्यूटन की जगह आप 100 न्यूटन का भी फोर्स लगा दो दोनों साइड से, ठीक है, लेकिन साइंस क्या कहेगी? साइंस हमारी फिजिक्स हमारी ये कहेगी कि यहाँ तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन से पहले हम अनबैलेंस्ड फोर्स को भी समझ लेते हैं। सीधी सी बात है, देखो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड यानी कि उसका उल्टा। इसका मतलब कि अब क्या होने जा रहा है, अब हमारे रामू भैया लगा रहे हैं, चलो ये तो उतना ही लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, और हमारे शामू भैया कितना लगा रहे हैं? 3 न्यूटन का फोर्स। तो कम क्या हुआ? शामू भैया जी थोड़े कमज़ोर हो गए रामू भैया से, है ना। तो अब ब्लॉक कहाँ जाएगा? ब्लॉक तो इस तरफ मूव करेगा। भाई जैसे हमने गेम खेला है टग ऑफ वॉर, इसमें क्या होता है, एक आप रस्सी लेते हो इस तरह से, यहाँ पे टीम्स डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे रस्सी को खींचना होता है, इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे इक्वल हम लोगों को रखते हैं, यहाँ पे ये लोग खींचते हैं। तो जिसकी टीम ज़्यादा फोर्स से खींचेगी वो तो क्या होगा? मूवमेंट उसी तरफ होगा और जीतेगी भी वही टीम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे रामू और शामू भैया के बीच में कंपटीशन लगा है कि कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ब्लॉक उसकी तरफ मूव हो जाएगा। इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है, इस चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हैव इक्वल स्ट्रेंथ एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ी है कि ये ब्लॉक है, रामू भैया भी यहीं से खींच रहे हैं, शामू भैया भी खींच रहे हैं 5 न्यूटन का, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर मूव करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, शामू भैया को इधर ही होना पड़ेगा। देन द फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस्ड। अब अगर हम अनबैलेंस्ड की बात करें तो क्या कर लोगे आप सीधा सीधा डेफिनेशन में? व्हेन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव अनइक्वल स्ट्रेंथ, हर चीज़ अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, हैव अनइक्वल स्ट्रेंथ एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अनबैलेंस्ड में भी हम अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेंगे, ठीक है। द फोर्सेज आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फ्रिक्शन। जूनियर क्लासेस में हम फ्रिक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटू सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन का, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे ये टायर वाला गेम होता है, टायर को हम डंडे से मारते हैं ना इस तरह से, तो क्या होता है, टायर हमारा आगे जाके रोल होता है, फिर नीचे वो धीरे धीरे गिर जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एक स्लोप से किसी बॉल को नीचे छोड़ते हो तो क्या होता है, यहाँ जाती है जाती है जाती है, यहाँ जाती है, फिर
धीरे जाके रुक जाती है वो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्टिन्यूसली बस आपने थोड़ा सा फोर्स दे दिया अब तो हम चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो रुकती है, आपने देखा है इस चीज़ को। और कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप जब हैंड रब करते हो, खैर वो तो फोर्स का इफ़ेक्ट हो, फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट होता है कि जब आप हैंड्स रब करते हो तो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं आपके हैंड्स, वो क्यों होता है, फ्रिक्शन का वो इफ़ेक्ट है, ठीक है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप इरेज़र से पेपर को कहीं रब करते हो तो इरेज़र भी गर्म हो जाती है, वो क्यों होता है, क्योंकि वो भी फ्रिक्शन का हमारा इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है कि अभी जब आपने फोर्स दिया इस बॉल को, ये मूव कर रही थी यानी कि मोशन में थी, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन का क्या काम था, फ्रिक्शन ने इसे रेस्ट में लाने का काम किया, रेस्ट में लाई यानी कि रुक गई। तो फ्रिक्शन ने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन है उसका स्टेट चेंज किया, पहले वो मूवमेंट था अब वो रेस्ट हो गया, है ना। इसी तरीके से जब आपने इस टायर को इसके हेल्प से एक फोर्स दिया तो क्या हुआ, टायर पहले चला, लेकिन आपके रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हुआ, ये रेस्ट पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द फोर्स responsible for changing the state of motion of objects, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन का क्या काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स का मोशन है उसका स्टेट चेंज कर देना, मोशन में है तो उसे रेस्ट में ले आना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं हमारे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में। ओके जी, इस इमेज को देखो मेरी प्यारी प्यारी बच्चा पार्टी। अब इसमें देखो, मोशन अगर ऑब्जेक्ट का इस तरफ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा, है ना। हमने जहाँ देखो, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझो फ्रिक्शन का, फोर्स का, मोशन का, ठीक है, कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आइए उस पर एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे फोर्सेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमने कितने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे थे, फिर हमने ये बताया था कि मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स हम करते हैं तभी हमारे ऑब्जेक्ट्स में मोशन होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझा था। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और ये बताया कि जो हमारा फोर्स है, ठीक है, फोर्स के लिए क्या ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। अकेला एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, वो क्या फोर्स लगाएगा, किस पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो आपके पास 2 बॉडीज़ होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 बॉडीज़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये इस पे फोर्स लगा रही हैं, ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हमारे पास एक मैन है, देन वी हैव अ कार इस पे फोर्स लगा रहे हैं। आपको पता है ये कार भी इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, कार भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तभी इसका जो फोर्स है महसूस हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को पुश किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स वी आर नीडेड। Okay, then what we have discussed about the balanced and unbalanced forces. Suppose this is a block here and we have 2 people here and the block is connected with a string, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन क्या है,
फोर्स की यूनिट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे आपके न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स आप जानते हो कि बहुत नेसेसरी चीज़ होती है, ठीक है। आप यूनिट्स नहीं लिख के आओगे तो समझ लो आंसर अधूरा है। अधूरा क्या है, आप गलत ही मानो उसे, ठीक है। तो यूनिट की इतनी वैल्यू होती है। खैर, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स हम देख रहे थे। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव इक्वल स्ट्रेंथ। क्या, इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। आप इसका बैलेंस फोर्स का एग्जांपल या अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल ये भी लिख सकते हो। इस गेम को क्या कहते हैं, इस गेम को कहते हैं टग ऑफ वॉर, ठीक है। इस गेम का नाम है, जिसे आम भाषा में कई बार रस्सम कस्सी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। आपकी भाषा में जो भी बोलते हो आप वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बैलेंस फोर्स क्या हो गया कि इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने चाहिए। वहीं अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया कि जो है अनइक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। अभी ओके, देन वी हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स को बिना फ्रिक्शन के हम पढ़ ही नहीं सकते। जहाँ फोर्स लगना है वहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। फोर्स क्या है, देखो फ्रिक्शन भी एक टाइप ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। इसे हम ये भी क्या है, टाइप ऑफ फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन है, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे चेंज करने के काम आता है फ्रिक्शन, ठीक है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट कि फोर्स, मोशन और फ्रिक्शन ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे में, ठीक है। क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स में ही फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर हमारे पास एक बॉल ग्राउंड में ऐसे ही रखी हुई है तो इसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट में रखी है। अब अगर मैंने इसे किक मारी, इधर किक मारी तो क्या होगा, आपकी बॉल रोल डाउन होके थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इसके स्टेट को चेंज करने वाला कौन है, फ्रिक्शन है। क्यों, फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो बॉल की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो रुक के रेस्ट में बदल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ अनबैलेंस फोर्स में आपको बताना चाहूँगी। वेट, इस चीज़ को नोट करके आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में कि टू एक्सेलरेट अ रेस्ट ऑब्जेक्ट, आप एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए वी नीड अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। टू एक्सेलरेट अ रेस्ट ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिक्वायर्ड एंड चेंज इन इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू। स्पीड में चेंज कब तक कंटिन्यू होगा, एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। जब तक वो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तब तक स्पीड में चेंज होगा। जैसे ही आप अनबैलेंस फोर्स रिमूव करते हो, यानी कि फोर्स नहीं दे रहे हो, तो स्पीड में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे, ये हमारे न्यूटन जी ने हमें दिए हैं, ठीक है। ये तीनों न्यूटन के लॉज हैं। तो हमारी आगे वाली वीडियोस में हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड न्यूटन्स लॉ को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको न्यूटन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ से मिलवाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।